हेलो एवरीवन। तो देखो, अब हम शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 4। ठीक है। ओके। सो अभी अब तक हमने 3 लेक्चर्स किए हैं। तो फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर हमारा मेजॉरिटी थियरी था और कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर। सेकेंड लेक्चर में हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के प्रॉब्लम सॉल्व किए और थर्ड लेक्चर में भी हमने सेम किया। ओके। लेक्चर नंबर 4 में हम कवर करेंगे कूलम्स लॉ। तो सबसे पहले इसका कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखने वाले हैं, उसका इक्वेशन समझेंगे। उसके इक्वेशन के कंडीशंस क्या हैं, क्या क्या कंडीशन पे इक्वेशंस वैलिड होंगे, राइट। और फिर उसके बाद ढेर सारे उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। बेसिक लेवल से डिसेंट लेवल तक के। ओके। सो जो भी आईएससी में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चंस करेंगे, या जो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? ठीक है। सो चलो हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ, विच इज कूलम्स लॉ। ये आ गया। हम बात करते हैं कूलम्स लॉ की। सो कूलम्स लॉ है क्या, वो देखते हैं और वो समझते हैं ध्यान से। ठीक है। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कूलम्स लॉ के स्टेटमेंट की। तो अब कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं। सो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। अब इसका स्टेटमेंट क्या है वो देखो और वो समझते हैं। कूलम्स लॉ स्टेट दैट, एक सेकेंड, जस्ट लेट मी एडजस्ट माय सिस्टम थोड़ा सा। ठीक है। यस। सो वापस स्टेटमेंट हम लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या था वो देखते हैं, चलो। सो कूलम्स लॉ states that the magnitude of force, the magnitude of force, जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं कैपिटल एफ से, ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between 2 point charges, between 2 point charges Q1 and Q2, Q1 and Q2 placed in vacuum, placed in vacuum at separation R, at separation R is, अब स्टेटमेंट का ए पार्ट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, is directly proportional to the product of the magnitude of two charges, the product of the magnitude of two charges। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इससे सिर्फ ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, Q1 इंटू Q2। करेक्ट। और इसको बोल सकते हैं कि ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो बेसिकली ये सिचुएशन कैसा है, अगर मैं इसको इमेजिन करने की कोशिश करूं, तो ये है एक चार्ज, जो है चार्ज Q1, और ये है दूसरा चार्ज, जो है चार्ज Q2।
ये आ गया मेरा दूसरा चार्ज Q2, और इन दोनों के बीच में सेपरेशन ये रहा R। तो फोर्स किसको प्रोपोर्शनल है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को प्रोपोर्शनल है। मतलब Q1 और Q2 की वैल्यू जितनी बढ़ेगी फोर्स की वैल्यू उतनी बढ़ेगी। इसका मतलब यही है, ठीक है। ओके, जस्ट लाइक जैसे ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा होगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2, पढ़ा था ना ग्रेविटेशन में। ओके, वैसे ही कूलम्स लॉ में फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। अब इसी स्टेटमेंट का बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट क्या है देखो। बी पार्ट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, एक सेकेंड इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, सेपरेशन बिटवीन देम। तो यहां से मैं लिख सकता हूं फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अच्छा, जब कभी भी फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/डिस्टेंस का स्क्वायर आए ना किसी भी लॉ में, ठीक है, तो उसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इनवर्स स्क्वायर लॉ, सो कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्लियर है इतना? सो ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंबाइन करूं, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2। अगर दोनों को कंबाइन करूं तो ये क्या बन जाएगा? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r²। हाँ या ना? ओके, और अगर मुझे प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटानी है और इक्वल टू का साइन डालना है, तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और वो कांस्टेंट क्या है? 1/4πε0। तो इक्वेशन बन जाएगा F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। आई होप इतना ठीक होगा सबके लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये जो टर्म है 1/4πε0, इस टर्म का एक फिक्स वैल्यू होता है, और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये फिक्स वैल्यू जो है वो ध्यान रखो। इसका फिक्स वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। क्लियर है? अच्छा, अब इसका यूनिट क्या होगा? तो इसका यूनिट कैसे फिगर आउट करोगे? ये पूरे टर्म को यहीं पर एज इट इज रहने दो, बाकी पूरे टर्म को लेफ्ट हैंड साइड भेज दो। तो R² को लेफ्ट हैंड साइड में भेजूंगा तो ये बन जाएगा F × R²। Q1 Q2 को भेजूंगा, ये डिनोमिनेटर में चले जाएगा, तो Q1 इंटू Q2 इज इक्वल्स टू 1/4πε0। तो यूनिट क्या बन रहा है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। हाँ या ना? तो इसका यूनिट बन जा रहा है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम रेज टू -2। क्लियर है इतना? अच्छा, अब इसमें ये जो टर्म है विच इज व्हाट एप्सिलॉन 0, ये एप्सिलॉन 0 का भी एक फिक्स वैल्यू होता है, एंड एप्सिलॉन 0 इज इक्वल्स टू व्हाट? इसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसका यूनिट होता है कूलम स्क्वायर N⁻⁻1 मीटर⁻²। ठीक है, और इसको बोलते क्या है? इसका नाम भी होता है स्पेसिफिक। इस द एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इज द
एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम और वैक्यूम, ये बोलते हैं एप्सिलॉन जीरो को, ये है एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। अच्छा अब देखो, सो बेसिकली ये फोर्स का इक्वेशन मैंने कब बनाया, ये जो फोर्स का इक्वेशन मैंने ऊपर लिखा है, जो यहाँ पर दिख रहा है, ये फोर्स का इक्वेशन, ये फोर्स का इक्वेशन तब के लिए है जब मेरा चार्ज आइदर एयर में पड़ा हो या तो वैक्यूम में पड़ा हो, है ना। ऐसे ही कंडीशन के लिए ना ये फोर्स का इक्वेशन। बट अगर ये किसी मीडियम में पड़ा होगा तो क्या करेंगे, तो इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इसी में आगे बढ़ते हैं। इफ द चार्जेस आर प्लेस्ड इन मीडियम, if the charges are placed in medium, तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो एफ ऑफ मीडियम बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2/R का स्क्वायर। ये बन जाएगा मेरा एफ ऑफ मीडियम। इतना ठीक है सबके लिए, आई होप ये ठीक है सबके लिए, ये बन रहा है मेरा एफ ऑफ मीडियम। ओके, और ये जो एप्सिलॉन है, जो मैंने बोला, ये जो सिंबल है इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं, क्लियर है। EPSILON एप्सिलॉन, ठीक है। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर। और जहां पर एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर है मेरा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, क्लियर है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुनना ध्यान से, कॉल्ड द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। तो अब देखो, मैंने इसको एप्सिलॉन आर से डिनोट किया, राइट। कोई कोई टेक्स्ट पढ़ोगे, तुम टेक्स्ट बुक पढ़ोगे ना, तो उन लोग कभी कभी स्मॉल के से भी डिनोट कर देते हैं। तो है दोनों सेम ही चीज, ठीक है। तो इस हिसाब से रिलेशन क्या बन जाता है, वो रिलेशन देखना, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन जीरो। बात आई समझ में, जिसको मैं के भी बोल सकता हूं, क्लियर है। तो अब सुनना ध्यान से, वापस मैं लिख रहा हूं, एफ ऑफ मीडियम क्या बन जाएगा मेरा, एफ ऑफ मीडियम बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू स्मॉल के, या एप्सिलॉन आर, जो भी लिखना चाहूं मैं, Q1 इंटू Q2/R का स्क्वायर। आई होप ये क्लियर होगा सबके लिए, है ना। सो ये बन रहा है मेरा एफ ऑफ मीडियम, ये क्या बन जा रहा है मेरा, एफ ऑफ मीडियम। ये ठीक है सबके लिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखो, अब सुनना, देखो, एफ ऑफ एयर या वैक्यूम का ये रहा इक्वेशन, और एफ ऑफ मीडियम का ये रहा इक्वेशन। तो अब देखो आगे क्या लिख रहा हूं मैं,
रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन एफ ऑफ एयर स्लैश वैक्यूम एंड एफ ऑफ मीडियम। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, किन दोनों को, एफ ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एयर, अगर मैं डिवाइड करूं तो इक्वेशन क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 इंटू Q2/R² डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2/R²। तो एफ ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एयर स्लैश वैक्यूम क्या बन जाएगा, ये पूरा टर्म जो है, ये तो पूरा टर्म मेरा एज इट इज ऐसे ही आएगा, बट ये टर्म के साथ क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0/1 इंटू R² बाय Q1 इंटू Q2, यही बनेगा, हाँ या ना। तो ये R² से R² कैंसिल, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल। क्लियर है इतना। तो एफ ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एयर स्लैश वैक्यूम, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा 1/K, क्या बन जाएगा, 1/K। क्लियर है इतना। ओके। सो ये भी एक अच्छा रिलेशन है, ध्यान रखना चाहिए। एफ ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एयर स्लैश वैक्यूम इज व्हाट, दिस इज 1/K। ओके, आई होप इतना क्लियर है सबके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते। सो अब हम बात करते हैं, ये जो कूलम्स लॉ हमने पढ़ा, ये कहाँ पर एप्लीकेबल है। ओके, अब हम उसकी बात कर लेते हैं थोड़ा। तो जिसको हम लिख रहे हैं अंडर टॉपिक लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, तो दिस लॉ इज एप्लीकेबल ऑन पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एंड नॉट ऑन एक्सटेंडेड बॉडीज। अब देखो ये लाइन है बहुत मजेदार जो मैंने लिखा है कि दिस इज एप्लीकेबल ऑन पॉइंट चार्जेस एंड नॉट ऑन एक्सटेंडेड बॉडीज। ठीक है, अब ये क्या है, ये मान लो ये है पॉइंट चार्ज Q1 और ये है पॉइंट चार्ज Q2, दोनों के बीच में सेपरेशन है R। तो क्या इस पर ये कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है, यस ऑब्वियसली कूलम्स लॉ इस पर एप्लीकेबल है। क्लियर है। मान लो ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस है R, और ये दूसरा स्फीयर है जिसका रेडियस है R। इस पर चार्ज है Q1, इस पर चार्ज है Q2। क्या इन दोनों पर कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है? अगर मैं बोलता हूँ हाँ यस एप्लीकेबल है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है ना, वो सेपरेशन इन दोनों के डायमेंशन से बहुत ज्यादा ह्यूज है, तभी मैं इन दोनों को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकता हूं। मतलब ये जो सेपरेशन होगा, ये सेपरेशन होगा शायद 10⁻³ तो ये 2R के कंपैरिजन में तो ह्यूज ही है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब अर्थ को क्या तुम पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलोगे क्या, नहीं। बट यही अगर अर्थ को तुम स्पेस में कहीं बहुत ज्यादा दूर खड़े रह के ऑब्जर्व कर रहे हो, तो तुम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हो।
है ना। अभी तुम अर्थ को सन के कंपैरिजन में और सन को अर्थ के कंपैरिजन में पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, जबकि दोनों बॉडी ह्यूज है, पर दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो इन दोनों के डायमेंशन से बहुत ज्यादा है, राइट। तो इसी के वजह से इन दोनों को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोला जा सकता है। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं इसमें। पॉइंट नंबर 2, द फोर्स एक्टिंग, द फोर्स एक्टिंग ऑन वन पॉइंट चार्ज ड्यू टू अदर पॉइंट चार्ज, अदर पॉइंट चार्ज is always along the line joining, is always along the line joining these two charges। ठीक है, it is equal in magnitude and opposite in direction। ठीक है, ओके। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो अगर ये एक चार्ज है, ये चार्ज प्लस क्यू और दूसरा है चार्ज प्लस क्यू, तो इन दोनों पर जो फोर्स लगेगा ना वो फोर्स इस लाइन के अलोंग ही लगेगा। तो ये जो पहला चार्ज और ये जो दूसरा चार्ज है, पहला वाला चार्ज दूसरे वाले को रिपेल करेगा और दूसरा वाला पहले वाले को रिपेल करेगा। बात आ रही है समझ में? क्लियर है? तो दोनों का डायरेक्शन हुआ ना अपोजिट, और दोनों का फोर्स आया ना अलोंग द लाइन जॉइनिंग। तो देखो एक काम करते हैं, हम ना लिमिटेशंस को हटाकर लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कूलम्स लॉ। ठीक है, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट और अच्छा पॉइंट लिखते हैं, द फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ये सब आगे रियलाइज करेंगे कि ये कैसे पॉइंट वैलिड है, ठीक है। ये वर्क डन और पोटेंशियल में पढ़ेंगे। द फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ठीक है, किसके जैसा है? ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव होता है नेचर में। और फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब क्या होता है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in moving a point charge, in moving a point charge,
along a closed loop of any shape, along a closed loop of any shape is जीरो, इज जीरो। ठीक है, मतलब अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इस चार्ज को ये घुमाकर वापस ऐसे ही यहीं पर लेकर आ जाऊं, तो जो वर्क डन होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो क्या होगा, वो जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। क्लियर है? ओके। लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं इसमें, सिंस द फोर्स इज सेंट्रल, सिंस द फोर्स इज सेंट्रल। फोर्स इज सेंट्रल का मतलब क्या है? एक बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वो उसके सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर की तरफ लग रहा है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर की तरफ लग रहा है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज सेंट्रल फोर्स ओवर देयर, है ना। तो सिंस द फोर्स इज सेंट्रल फोर्स, इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल फोर्स, इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल फोर्स, मतलब एफ एक्सटर्नल जीरो है, इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल फोर्स, एंगुलर मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ वन पार्टिकल with respect to another particle, angular momentum of one particle with respect to another particle in two particle system, in two particle system, मतलब जब सिर्फ दो पार्टिकल होगा, is conserve। तो अब देखो ये रोटेशन में याद होगा तुम लोगों को, अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो टॉर्क क्या होता है, dl बाई dt ना। जब एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होता है तभी तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, और एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होगा मतलब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा ना। क्लियर है? वही तो लिखा है ना, इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर एक्सटर्नल फोर्स। करेक्ट? ओके। तो आई होप ये समझ में आया होगा ये पॉइंट्स। अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, देखो वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये दोनों स्टेटमेंट समझना इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू। करेक्ट? ओके। उसके बाद ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, फिर ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, दोनों को डिवाइड किया दोनों इक्वेशन को, है ना, तो ये रिजल्ट मिला, ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है। आई होप इतना क्लियर है सबके लिए, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। करेक्ट? और फिर ये चार पॉइंट्स हमने मेंशन किए। अब एक बार हम जरा देखते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में क्या चल रहा है इनके साथ। ठीक है, सो नेक्स्ट है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो अब इसमें क्या हो रहा है, क्या चल रहा है एग्जैक्टली वो समझो और देखो ध्यान से। तो इसमें मैं मेंशन कर रहा हूं, कंसीडर टू पॉइंट चार्जेस, टू पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 separated by distance r, separated by distance r। ठीक है, if Q1 into Q2 is greater than 0,
that is both charge that is both charge are positive or both are negative, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, द चार्जेस विल रिपेल इच अदर, करेक्ट, देन द चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर, क्लियर है इतना। तो अब देखना ध्यान से, अब क्या ड्रॉ कर रहा हूं। ये आ गया मेरा चार्ज Q1, करेक्ट, और यहीं पर मैं ले ले रहा हूं ये दूसरा चार्ज Q2, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, ये आ गया, ये लाइन इमेजिन कर लो, ये बन गया मेरा लाइन। आई होप ये ठीक होगा सबके लिए, इतना तो ठीक है। अब अगर दोनों चार्ज मेरे पॉजिटिव हैं, दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो टू क्या करेगा, वन को रिपेल करने की कोशिश करेगा। तो टू ने वन को खुद से दूर भेजा, तो ये बन जाएगा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। बात आ रही है समझ में, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। अब वन क्या करेगा, वन भी तो टू को खुद से दूर भेजेगा ना। तो ये क्या बन जा रहा है, देखो ये एरो, ये बन रहा है फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ये क्या बन जा रहा है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, क्लियर है। तो जब मैं मेंशन करता हूं F12 बार, तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज वन ड्यू टू चार्ज टू, क्लियर है इतना, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज वन ड्यू टू चार्ज टू। और जब मैं बात करता हूं F21 बार, तो मैं बात करता हूं फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज टू पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है, किसके वजह से, वन के वजह से। तो चार्ज वन चार्ज टू को क्या करेगा, दूर भेजेगा। वैसे ही चार्ज वन, सॉरी, चार्ज वन चार्ज टू को क्या करेगा, दूर भेजेगा। तो वैसे ही चार्ज टू चार्ज वन को क्या करेगा, दूर भेजेगा खुद से, क्लियर है। तो देखो ये देख के समझ में आता है ना, दोनों के फोर्सेस का डायरेक्शन जो है वो तो अपोजिट है, करेक्ट है ना। तो अब देखो आगे लिख रहा हूं मैं यहां पर, इफ F21 बार, मतलब क्या हो गया, फोर्स एक्सर्टेड ऑन इस द फोर्स exerted on Q2 due to Q1, फोर्स exerted on Q2 ड्यू टू Q1। तो मैं बात कर रहा हूँ F21 बार की। तो F21 बार क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/4πε0। अब ये एयर में ही प्लेस्ड है, किसी मीडियम में प्लेस्ड नहीं है, ठीक है। तो K ऑफ एयर जो होता है ना वो वन होता है। तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाय आर का स्क्वायर। अच्छा आर क्या है, आर है सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। आर क्या है, आर है सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। अब ये समझना देखो, क्या मैं ये रैंडम इक्वेशन लिख रहा हूं क्या, नहीं। इस इक्वेशन के ऊपर देखो बार है, मतलब ये कैसा इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन। और वेक्टर इज मैग्नीट्यूड इनटू व्हाट, इनटू डायरेक्शन। वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मिलाकर ही बनता है ना। तो ये मैग्नीट्यूड तो लिख लिया मैंने,
अब डायरेक्शन कैसे फिगर आउट करूंगा? तो फोर्स किसने लगाया? क्या वन ने लगाया? किस पर लगाया? क्या टू पर लगाया? तो वन ने टू को देखो अवे पुश किया ना, तो डायरेक्शन भी मैं वन से टू फाइंड करूंगा। डायरेक्शन भी कहां से कहां फाइंड करूंगा? वन से टू। तो जब मैं इसका डायरेक्शन लिखूंगा तो मैं लिखूंगा R12 कैप। तो डायरेक्शन में मेजर करूंगा वन से लेकर टू तक। आई होप सबको क्लियर होगा। मैं डायरेक्शन वन से लेकर टू तक क्यू मेजर कर रहा हूं। ठीक है ना ये सबके लिए? ओके। आई होप ये ठीक होगा सबके लिए, राइट? क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं। देखो, तो ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं F12 बार की, तो अगर मैं बात करता हूं F12 बार की, तो ये F12 बार क्या है? तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, इफ F12 बार इज द फोर्स exerted on Q1 due to Q2। मतलब ये Q1 जो है, एक सेकेंड, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। फोर्स एक्सर्टेड ऑन F21 बार के लिए क्या लिखा है मैंने? F21 बार इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो F12 बार जो है वो Q2 Q1 पे एक्सर्ट करेगा फोर्स। ठीक है। सो यहां पर लिख रहा हूं मैं, वापस देखना, इक्वेशन लिख रहा हूं मैं इसका डायरेक्टली। तो जब मैं लिखूंगा, थोड़ा सा बस बोलने में मिस्टेक हुआ था, इग्नोर करना उसको प्लीज। तो जब मैं लिखूंगा F12 बार, तो ये F12 बार क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 × Q2/R²। करेक्ट? F12 बार क्या बन जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 × Q2/R²। अब मैं डायरेक्शन या डिस्टेंस किस डायरेक्शन में मेजर करूंगा? तो मैं मेजर करूंगा फ्रॉम 2 to 1। ये जो टू है, ये वन पर क्या फोर्स लगा रहा है? तो R21 कैप लिखूंगा मैं। तो यहां पर क्या लिख लूंगा मैं? यहां पर लिख लूंगा R21 कैप। बात आ रही है समझ में? तो अब मैं दोनों इक्वेशन को देखो, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके सीधा सीधा मैं यहां पर ऐसे मेंशन कर सकता हूं कि जो F21 बार है, क्या वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R²। और इसी F21 में ये जो इक्वेशन दिख रहा है F21 का, अगर मैं इसी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये जो 1 2 बार है, क्या ये 21 बार नहीं बन जाएगा? R21 बार नहीं बन जाएगा ये? है ना, विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव मतलब क्या? डायरेक्शन रिवर्स हो जाना ना। ये था ना 1 से 2, अगर इसी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये डायरेक्शन नहीं बन जाएगा। क्लियर है? तो देखो क्या लिख रहा हूं यहां पर मैं, F21 बार इज इक्वल टू, ये नेगेटिव साइन में यहां पर लिख ले रहा हूं ऐसे, और बाकी तुम ये समझो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/R²। और ये R21 क्या ये बन रहा है? नहीं बन रहा है। तो क्या मैं इसको F12 बार लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना? हाँ या ना? तो यहां से क्या चीज समझ में आती है पता है? यहां से ये चीज समझ में आती है कि ये जो कूलम्स लॉ है, ये न्यूटन का थर्ड लॉ ओबे करता है। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था? एवरी एक्शन हैज इक्वल अपोजिट एंड इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। करेक्ट है ना?
सो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। सो दिस शोज दैट न्यूटन्स थर्ड लॉ इज वैलिड फॉर कूलम्स लॉ। क्लियर है इतना सबके लिए? आई होप इतना ठीक होगा सबके लिए, राइट? ओके। सो ये था सब कुछ कूलम्स लॉ के बारे में। ठीक है, तो अब थोड़े क्वेश्चंस करते हैं इस पर, कूलम्स लॉ पर। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या चल रहा है कूलम्स लॉ पर, एकदम सबसे बेसिक और सबसे पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 है ऑन कूलम्स लॉ। टू प्रोटॉन आर प्लेस्ड एट some separation in vacuum, some separation in vacuum। तो प्रोटॉन मतलब मैंने चार्ज पहले ही डिफाइन कर दिया है ना, क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁹। अब देखो आगे क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, एक्टिंग बिटवीन देम। ठीक है, तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले तो दो प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करते हैं हम, और वो कैसे बन रहा है वो देखते हैं। सो मान लो ये आ गया मेरा प्रोटॉन, प्रोटॉन नंबर 1, और यहां पर ये आ गया मेरा प्रोटॉन नंबर 2। तो क्लियरली इस प्रोटॉन का चार्ज वैल्यू क्या है, ई, और मास क्या है, एम। चार्ज वैल्यू क्या है, ई, और मास क्या है, एम, राइट? ओके। और ये रहा लाइन जॉइनिंग बिटवीन टू प्रोटॉन। अब सिंस दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये बन रहा है मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इन दोनों के बीच में अगर सेपरेशन में आर कंसीडर करता हूं, तो जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनेगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या बन जाएगा, F⁻⁴ E। दोनों वैक्यूम में रखे हैं, एयर में रखे हैं, तो F⁻⁴ इज इक्वल टू 1/4πε0 E का स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर। ये बन गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, करेक्ट? अच्छा, अब अगर इसी में मैं ग्रेविटेशनल फोर्स देखने जाऊं दोनों के बीच में, तो वो कैसे बनेगा वो समझना। ठीक है, वो कैसे बन रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स वो समझना बस। तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स एक कैसा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये दोनों मासेस एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ होंगे अट्रैक्ट। तो ये लग गया ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2, और ये लग गया ऑन बॉडी 2 ड्यू टू 1। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बन जाएगा, जी एम का स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर। आई होप इतना ठीक है।
तो ये आ गया मेरा इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है इतना? ओके। तो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर रेशियो लूं मैं, 1 और 2 को डिवाइड करूं, तो ये क्या बन जाएगा? 1/4πε0 ई का स्क्वायर बाय आर का स्क्वायर इनटू आर का स्क्वायर बाय जी एम का स्क्वायर। करेक्ट? ओके। तो यहां पर क्या टर्म कैंसिल होगा? ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज 1/4πε0 की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ इंटू ई का स्क्वायर मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी मतलब 6.67 × 10⁻⁻11 इंटू मास का स्क्वायर। तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻⁻22 का स्क्वायर। क्लियर है? तो जब इन दोनों का रेशियो अगर मैं लूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये कितना मिलेगा मुझे? 1.2 × 10⁻36, जिसको अप्रोक्सीमेटली मैं 10⁻36 बोल सकता हूं। तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं यहां से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो तो बहुत ग्रेटर है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। करेक्ट? ओके। सो आई होप इतना क्लियर होगा सबके लिए। ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास।